अभी तक आप लोगों ने पीलिया का नाम तो सुना ही होगा, जो हर एक मनुष्य के लिए घातक बीमारी है। लेकिन अब लोगों में वायरल हेपेटाइटिस बहुत तेजी से फैल रहा है, जो एक गंभीर बीमारी के रूप में जाना जाता है। नमस्कार दर्शकों, स्वास्थ्य चर्चा के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे लिवर संबंधित बीमारी जॉन्डिस पर, यानी कि पीलिया। इस चर्चा पर हमारे साथ यूनानी चिकित्सक डॉक्टर ओसामा स्टूडियो मौजूद है। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जोहार, आदाब। और अब जॉन्डिस और पीलिया, इन दोनों को इसके बारे में बात करें तो लोग इसे केवल लिवर तक सीमित रखना चाहते हैं। जॉन्डिस कहा जाता है केवल लिवर जो है डिजीज, उसके बाद ही उत्पन्न होता है। अब विस्तार से जो आम लोग थोड़ा जानना चाहे कि पीलिया है क्या, उसका कहाँ कहाँ असर होता है शरीर में, और शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है, इस पर थोड़ा सा बताएं कि पीलिया विस्तार में जानना चाहे लोग तो है क्या। देखिए, पीलिया जो है एक्चुअली, इसको पीलिया हम लोग आम ज़बान में बोलते हैं यहाँ पर। जॉन्डिस भी बहुत से लोग इस नाम से बोलते हैं, और मेडिकल टर्म में एक टेरस इसके लिए टर्म यूज़ होता है। और इसका मेन अगर मीनिंग समझ ले तो सिर्फ इसका मतलब पीलापन। आपका स्किन के अंदर कोई पीलापन अगर नज़र आ रहा है, या आपके आई में जो वाइट पोर्शन है जिसको स्क्लेरा बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो अगर स्क्लेरा में अगर जो है येलोइश कलर नज़र आ रहा है तो उसको हम लोग पीलिया या जॉन्डिस कहें। ये एक एक्चुअली ये बहुत सारी बीमारियों का ये साइन है, बोल सकते हैं। बीमारी के बहुत सारी बीमारियों का ये साइन है। ये खुद एक बीमारी नहीं है, मतलब कुछ बीमारियां हैं जिसको ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है। और पीलिया होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे आपने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि पीलिया जो है लीवर से संबंधित डिजीज़ जो है, यही लोग आमतौर से समझते हैं। लीवर से संबंधित डिजीज़ में होता है ये, नो डाउट इसमें, लेकिन इसके 3 डिवीज़न इसमें हम लोग करते हैं मेडिकल उसमें। जैसे प्री हेपेटिक, यानी कि हेपेटिक बोलते हैं एक्चुअली लीवर को। प्री हेपेटिक नहीं, लीवर से पहले कोई दूसरा कारण से हो सकता है। जैसे आपका येलोइश कारण जो है ब्लड जो है हमारा, अगर उसमें जो भी हमारे ब्लड है उसकी एक लाइफ साइकिल है, 120 डेज़ का उसका लाइफ साइकिल होता है, जो रेड ब्लड सेल होता है। जब उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है, जब वो डैमेज रप्चर होता है, फिर उसके बाद जैसे उसका वो फ्रेजाइल होकर के डैमेज होता है, तो बहुत सारे उससे केमिकल रिलीज होते हैं, जिसमें बिलिरुबिन है, बिलिवर्डिन है, और जो है हेपेटोबिलिन है। ये सब सारी चीज़ें उससे रिलीज़ होती है। तो जो बिलिरुबिन रिलीज होता है वही बाइल का जो वो येलोइश पार्ट होता है। अगर उसकी क्वांटिटी, जब किसी कारण से कोई ऐसी बीमारी हो जिससे ब्लड का जो है डैमेज ज़्यादा होता हो, जैसे एक सिक्किल सेल एक डिजीज़ होती है। सिक्किल सेल में जो पर्टिकुलर हमारा जो ब्लड का शेप होता है वो सर्कुलर टाइप का, कॉइन शेप में बोल सकते हैं, जो स्फेरिकल होता है और जो है बाई कॉन्केव होता है। मतलब बीच में जो है थोड़ा सा थिकनेस उसकी कम होती है और आउटर एरिया में थिकनेस उसमें ज़्यादा होती है। तो जो सिक्किल सेल होते हैं उसमें जो है सिक्किल शेप में जो है ब्लड बनता है, और बहुत ज़्यादा जल्दी वो रप्चर होता है। तो जब जल्दी रप्चर होगा और डैमेज ज़्यादा होंगे आरबीसीज जल्दी, तो उससे ज़्यादा बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन बनेंगे। तो जो बिलिरुबिन बनेगा तो उसकी वजह से भी ये लोइश हो सकता है। तो ये प्री हेपेटिक बोलेंगे, नहीं इसका लीवर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लीवर से ब्लड बन रहा है, वही जल्दी रप्चर हो रहा है, तो उसकी वजह से जॉन्डिस नज़र आ रही है हमको। जो है वो पेशेंट ज़रूरी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें हो सकता है कि नॉर्मल रेंज जो होता है बाइल का हमारे बॉडी के अंदर 1 मिलीग्राम से कम होना चाहिए पर डेसीलीटर, लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तभी वो दिखता है आपके स्क्लेरा में या स्किन में, या यूरिन पास आउट करते हैं तो यूरिन भी येलोइश ज़्यादा कलर होगा उसमें। मतलब केवल लिवर नहीं, और भी शरीर के अंगों से संबंधित है। उससे लीवर के पहले का दूसरा कारण हो सकता है। इसी तरीके से थैलेसीमिया में भी होता है, जो प्री हेपेटिक में। फिर हेपेटिक में जिसमें आप जो बोल सकते हैं जो हेपेटाइटिस है। अच्छा, हेपेटाइटिस बहुत सारे कारणों से हो सकता है, वायरल डिजीज से हो सकता है, जैसे कि हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है, हेपेटाइटिस ई है। इसके अलावा और भी दूसरे वायरल डिजीज हो सकते हैं, जैसे एप्स्टीन बार वायरस से हो सकता है, या साइटोमेगालो वायरस से हो सकता है। तो इन अलग अलग डिफरेंट जो है वायरल डिजीज से हेपेटाइटिस होती है। हेपेटाइटिस यानी कि सूजन या बीमारी हेपेटाइटिस मतलब लीवर के अंदर हो रही है, तो उसकी वजह से भी ये हो रहा है। और उसमें क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल जो मेटाबॉलिज्म होता है लीवर के अंदर जो ब्लड का, वो हैम्पर होता है, जिसकी वजह से बाइल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और उसका रिलीज जो होता है, जो हमारा बाइल जो होता है बाइल डक्ट से वो रिलीज होकर के फिर हमारे इंटेस्टाइन में आता है, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए वो हेल्प भी करता है। तो वो रिलीज प्रॉपर नहीं हो रहा है तो हमारे ब्लड में उसका लेवल बढ़ने लगता है हेपेटाइटिस की वजह से। तो ये सारे डिफरेंट है। अब बहुत सारे जो अब ये कारण ये तो है। तीसरा जो है पोस्ट हेपेटिक होता है जी। मतलब वो आपका बाइल नॉर्मली बन रहा है, फिर वो आपका इंटेस्टाइन में रिलीज हो रहा है, फूड को डाइजेस्ट कर रहा है, और फिर वो जो बहुत सारे स्टूल में जो है आपका पास आउट हो जा रहा है, कुछ रीअब्जॉर्ब भी हो रहा है उसमें से।
तो अलग अलग, लेकिन जो हाँ, पोस्ट हेपेटिक होता है, जैसे अगर कभी किसी वजह से जैसे पेंक्रेटाइटिस हो गया, जी, जी। उसी के बगल में एक ऑर्गन है पेंक्रियाज उसको बोलते हैं, ग्लैंड, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, या फिर कोई जो है आपका बाइल स्टोन हो गया हो, ठीक है, जो बाइल स्टोन हो गया हो, और जो कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं जो लीवर के और इंटेस्टाइन के बीच में होता है, तो उसमें आकर के वो स्टोन फंस जाए, अटक जाए, वो इंटेस्टाइन में ना निकल पाए, या वो बाइल के अंदर जो थैली है उसमें ना रह करके वो बाइल डक्ट जो आता है जो रिलीज हो रहा है, तो जो भी लीवर के अंदर से जो बाइल बन करके फूड डाइजेस्ट करने के लिए रिलीज हो रहा है तो ब्लॉक हो जा रहा है। ब्लॉकेज की वजह से क्या है कि हमारे लीवर में, ब्लड में बहुत ज़्यादा वो एक्सट्रीम कंडीशन उसमें हो जाती है, एक्यूट कंडीशन होता है, फूड किसी भी हाल में फिर वो स्टोन अगर फॉर्मेशन हुआ है तो स्टोन को निकालना होगा। या पेंक्रियाज में, अगर कभी कभी पेंक्रियाज कैंसर की वजह से भी हो सकता है, या पेंक्रियाज में पेंक्रेटाइटिस की वजह से भी हो सकता है, एक्यूट पेंक्रेटाइटिस में सूजन हो जाएगी, तो वो जो कॉमन बाइल डक्ट को ब्लॉक करेगा, तो जो बाइल रिलीज हो रहा था वो नहीं रिलीज हो पाएगा, और उसकी वजह से फिर वो बढ़ जाता है। आपने तो ये पीलिया 3 के, कंडीशन हो हाँ, गई। ये तो हेपेटाइटिस मतलब जो आपका जॉन्डिस हो रहा है, ये अब जब भी होगा तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपका स्किन के अंदर से येलोइश होगा, तो या स्क्लेरा में जो आंख का जो पोर्शन है उसमें देख करके, या यूरिन पास आउट हो रहा है उसमें देख करके। इसके अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें खाते हैं, जैसे कैरोटीनोज भी बोलते हैं, कैरोटीन जो तो होता है, जैसे गाजर वगैरह में कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, तो वो भी येलोइश जो है चीज़ है, तो उसकी वजह से भी आपका स्किन में येलोइश नजर आ सकता है, पीलापन आ सकता है, लेकिन एक्चुअली वो डिजीज़ की कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ आपकी सिर्फ बीटा कैरोटीन अपने ज़्यादा कंज्यूम कर लिया खाने में, तो उसकी वजह से वो नज़र आ रहा है आपको जो है, तो येलोइश। तो आपने विस्तार तो बताया, लगभग 3 तरीके के पीलिया जो है वो होता है, उसका सिम्टम्स। हेपेटाइटिस पीलिया तो एक ही है, लेकिन हाँ, उसका किस किस कंडीशन में हो सकता है, किस किस कंडीशन में हो सकता ये है बोल सकते हैं। लिवर। तो अब हम ये जानना चाहेंगे, अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग लाइफस्टाइल से लोग आते हैं, तो ऐसे में किन लोगों को आशंकाएं ज़्यादा होती है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होता है कि उनको हेपेटाइटिस या फिर पीलिया जल्द से जल्द कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे कौन लोग होते हैं, कैसे प्रिकॉशंस लेना चाहिए, वो क्या करें कि वो पहले बच पाएं इन चीज़ों से, क्योंकि लिवर जो है एक बहुत ही सेंसिटिव पोर्शन है और वो शरीर के अंदर है, लोग उसे बहुत हेल्दी नहीं रख पा रहे हैं आज की लाइफस्टाइल में। तो कौन से लोग हैं जिनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि कॉन्ट्रैक्ट करें, और अपने लिवर को हम लोग कैसे हेल्दी रख सकते हैं? देखिए लीवर सबसे, देखिए ये तो पहली चीज़ है कि जैसे जो प्री हेपेटिक खास करके था, जो ब्लड रप्चर हो रहा है, उसमें आप ज़्यादा वो जेनेटिक बीमारी ज़्यादातर है उसमें, जैसे अगर हमारे सिकिल सेल है तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें होना है, तो उसके जो है उसका डिस्कशन अभी मैं नहीं करूँगा उसमें ज़्यादा डिटेल में, लेकिन आमतौर से जो कॉमन है बच्चों में यहाँ पर हेपेटाइटिस ए की वजह से बहुत ज़्यादा होता है, और हेपेटाइटिस ए जो होता है वो उसका टीका भी लगता है, आप जो है उसका इम्यूनाइजेशन का जो है टीका वो लगवा सकते हैं बच्चों को बचने के लिए, कि उसको बच्चों को ना हो। दूसरी चीज़ है क्या कि वो होता क्या है, अच्छा ये अलग अलग जो हेपेटाइटिस है ये भी उसका फैलने का जो है अलग है, वो वाटर बॉर्न डिजीज़ बोल सकते हैं उसको, या ओरोफिकल रूट से फैलता है वो, जैसे गंदा खाना आप कहीं पर से खाते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए का वायरस ऐसे पानी में हो, या कंटामिनेटेड जो भी वाटर रहेगा उसको अगर आप कंज्यूम करते हैं, या ऐसा फूड कंज्यूम करते हैं जिसके अंदर हेपेटाइटिस ए वायरस है, तो वो हो सकता है, लेकिन बच्चों में यह बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। तो बच्चों में बचने के लिए यही करेंगे कि उनको वैक्सीनेट करा सकते हैं, इसके लिए हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन है उसको लगवा सकते हैं। बड़ों में या हेल्थ वर्कर में बहुत ज़्यादा कॉमन है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। उसके अलावा जो खास करके नशा जो करते हैं, जो इंजेक्टेबल नशा यूज़ करते हैं, जो कॉमन नीडल को, एक ही नीडल को 2-3 पर्सन यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस बी और सी होने का खतरा चांसेस ज़्यादा होते हैं, या हेल्थ वर्कर है उनको, क्योंकि वो ब्लड से ज़्यादा ट्रांसफर, उसमें ओरोफिकल रूट से नहीं है, ब्लड का या तो बॉडी का सिक्रेशन, या तो फिर जो मल्टीपल जो है सेक्स वर्कर होते हैं, जो मल्टीपल पार्टनर जिनके होते हैं, उनमें ज़्यादा चांस होता है, जो बॉडी के सिक्रेशन से हो सकता है उसमें। तो ये ब्लड का सिक्रेशन, बॉडी सिक्रेशन या फिर ब्लड से होने के चांसेस इसमें हेपेटाइटिस बी और सी। और हेपेटाइटिस ई होता है जो आपका जो है, ये भी वाटर बॉर्न डिजीज होती है। तो हेपेटाइटिस बी का भी वैक्सीन आता है, और बी का और सी का मतलब कॉमन नहीं, लेकिन एंटीवायरल उसमें कुछ मेडिसिन अगर होने से देते हैं। अच्छा एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए है जो कि वाटर बॉर्न डिजीज है, उससे डेथ रेट तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी होती है, उसकी वजह से आपको जॉन्डिस का जो सिम्टम दिखेगा, तो उसमें जो है आपका डेथ तक होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इवन का बिल्कुल लीवर कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे हेपेटाइटिस में जो मैंने जो वो छूट भी गई, जैसे जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, जिनको जो है लीवर डिजीज़ हो रही, जैसे आपका जो है उसकी वजह से भी हेपेटाइटिस हो सकता है। वो नॉन वायरल है, लेकिन जैसे हमने वायरस से बताया ये जैसे, तो वो नॉन वायरल में उस तरीके से जो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनको भी हेपेटाइटिस हो सकती है, और वो भी घातक है।
लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी होगा तो उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक इस वजह से होता है क्योंकि वो कैंसर में डेवलप होने के चांसेस होते हैं, उसमें सिरोसिस ऑफ लीवर होने के चांसेस होते हैं। अल्कोहल यूज़ करने से भी हेपेटाइटिस बी क्योंकि होगा तब भी आपने सिरोसिस ऑफ लीवर सिरोसिस तो बोला। सिरोसिस है मतलब लीवर समझ लीजिए उसका सेल जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगा और वो सिकुड़ जाएगा, कह सकते हैं, अपना साइज उसका छोटा हो जाएगा, फंक्शनिंग जो है उसकी कम हो जाएगी, वही हेपेटाइटिस की वजह से। हेपेटाइटिस क्या है मतलब सूजन समझ लीजिए, इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, तो वो उस कंडीशन में हो सकता है। सूजन की बात करूं लिवर की और लिवर की हेल्थ स्टेटस की, तो क्या फैटी लिवर कहीं इंटरकनेक्टेड है इससे? बिल्कुल बिल्कुल, फैटी लिवर में भी जॉन्डिस आपको जो है रिप्रेजेंट करेगा। जो है फैटी लिवर अगर ज़्यादा होता है तो लिवर का जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रॉपर नहीं रहेगा और फिर जो है बाइल मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं होने की वजह से बाइल का जो है लेवल आपका ब्लड में रेशियो बढ़ेगा और वो भी रिप्रेजेंट करेगा जॉन्डिस मतलब हो करके आपको। और जैसे अभी मैं बात कर रहा था जो हेपेटाइटिस ई है तो उस वाटरबोर्न डिजीज़ है उसमें भी ओरोफिकल रूट से या कंटामिनेटेड फूड से इसे होता है। जो हेपेटाइटिस डी है उन लोगों को होता है जिनको हेपेटाइटिस बी ऑलरेडी है और अफेक्टेड, और फिर वो हेपेटाइटिस डी का वायरस उन्हीं को अफेक्ट करता है। तो हेपेटाइटिस डी के लिए ज़रूरी कि हेपेटाइटिस बी उसको पहले से उसका वायरस उसको अफेक्ट करा हो, उसको इन्फेक्शन उसका हो, तब होता है। शरीर के अंदर के अंग के बारे में लोग को ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, जिस वजह से अंदर का जो अंग है वो अब तक लोग से नेग्लेक्टेड रह जाता है, खास तौर पे झारखंड के ग्रामीण इलाकों में। तो अब वहाँ पर डायग्नोसिस का एक बहुत देसी नुस्खा है, लोग शरीर का सिम्टम्स देखते हैं। अगर नाखून में पीलापन, आँखों में पीलापन या शरीर का जो चर्म है उसमें कुछ अगर अंतर आ रहा है तो लोग उसी से अंदाज़ लगाकर अपना जो भी इलाज है वो शुरू कर देते हैं। तो अगर पीलिया से लोग ग्रसित है या ग्रसित हो रहे हैं, बहुत प्रीमेच्योर समय है, तो उसके लिए आप कैसे सजेस्ट करेंगे? डायग्नोसिस कैसे किया जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए और इलाज में किस हद तक यूनानी जो है इसमें उसका योगदान रहता है? सबसे पहले तो अभी आपने एज रिलेटेड पूछा था, उसमें कुछ बातें रह गई थी, मैं उसको पहले बता देता हूँ। एक जॉन्डिस जो होता है ना न्यू बॉर्न बेबीज़ को होता है, जिसको कि हम लोग फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल मतलब जो पैथोलॉजिकल मतलब कोई डिजीज़ से हो, फिजियोलॉजिकल विदाउट डिजीज़ मतलब वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन हो एक जॉन्डिस का। लेकिन अगर उसका लेवल बढ़ जाए तो वो आमतौर से बच्चों को बहुत सारे जैसे न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनको बल्कि बहुत ज़्यादा जो है आपका बिलिरुबिन लेवल बढ़ जाता है, सीरम बिलिरुबिन 10, 12, 14, 15, 20 तक जा सकता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन 15 के आसपास में है तो उसको हम लोग नॉर्मल ही मानते हैं। हालांकि जो नॉर्मल है एक हेल्दी पर्सन में बिलो 1 जो है मिलीग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर कोई न्यू बॉर्न बेबीज़ है और उसमें जॉन्डिस जिसको फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, बच्चों में पैदाइश के बाद जो है वो होता है, उनके जो सेल कुछ डेवलपमेंट में जो है ब्लड की वजह से जो माँ और बेबी का जो ब्लड का ग्रुप है उसकी वजह से भी होता है। वो फिजियोलॉजिकल मतलब कोई पैथोलॉजिकल कोई डिजीज़ की वजह से नहीं हो रहा है और वो धीरे धीरे सिर्फ फोटोथेरेपी से वो ठीक हो जाती है। इसी तरीके से प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी होता है। मैं वो भी चीज़ के रिलेटेड में था। प्रेग्नेंट लेडीज से पहले एक बार बच्चों पे आऊंगी कि निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में थोड़ा रेशियो देखा जाए तो नवजात बच्चों में बहुत ज़्यादा निकल रहा है कि वो पीलिया से ग्रसित है। जन्मे और जन्म के ठीक बाद उन्हें पीलिया जो है वो डायग्नोस हो जा रहा है। तो पेरेंट्स का ऐसा सवाल है, वो जानना भी चाहते हैं कि अगर बच्चों को उस समय क्या किया जाए, उन्हें अस्पताल में रखकर इलाज किया जाए या उन्हें आराम से वो घर लेकर जाकर भी नवजात बच्चे का पीलिया में इलाज कर सकते हैं अगर वो क्रिटिकल नहीं है तो? जी देखिए, अगर बच्चे को नवजात शिशु को हो रहा है तो तुरंत में जन्म के तुरंत में नहीं होगा, 1 दिन 2 दिन के बाद वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है, जैसे नेक्स्ट डे या उसके नेक्स्ट डे धीरे धीरे बढ़ना होगा। मान लीजिए उसका सीरम बिलिरुबिन 2 है, 4 हो जाएगा, 8, 10 ऐसे बढ़ता चला पर क्या वो पहले से आता है? लेकिन हाँ, न्यू बॉर्न में है, वो फिजियोलॉजिकल है, मतलब हर 3 बच्चे में से 2 बच्चे को होगा, 1 बच्चे को नहीं होगा, ये नॉर्मल है। तो उसको घबराना नहीं है, सबसे पहली चीज़ तो ये है। लेकिन अगर सिर्फ एक बार टेस्ट करा लीजिए उसको 1 आध हफ्ते के अंदर विदिन ए वीक, और अगर उसका 20 से लेवल ज़्यादा है तो उसको हॉस्पिटलाइज में रखिए। तो उसमें एक फोटोथेरेपी होती है, मतलब एक लैंप में समझ लीजिए बच्चे को जो प्राइवेट पार्ट है उसको कवर करके उसको रखते हैं, तो सिर्फ फोटोथेरेपी से वो ठीक हो जाता है, कोई मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं। अगर फीवर वगैरह है तभी हॉस्पिटलाइज रखिए, अगर वैसी कंडीशन नहीं है तो डॉक्टर के सलाह से आप उसको घर में रख सकते हैं। और नॉर्मली उसको धूप में जो है अर्ली मॉर्निंग का धूप जो है 15 मिनट 20 मिनट जैसा डॉक्टर आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग सलाह देते हैं, तो प्राइवेट पॉट में जो है छोटा सा जो है वो चड्डी वगैरह पहना करके उस तरीके से बच्चे को धूप में आप रखेंगे तो धूप से भी वो जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। मतलब होम रेमेडी है? हाँ बिल्कुल, होम रेमेडी, मतलब वो भी सिर्फ सनलाइट से ठीक हो जाएगा। जिसको हम लोग फोटोथेरेपी पर, फोटो मतलब रोशनी से, सनलाइट से ही, या जो लैंप भी यूज़ करते हैं वो इसी पर्पज से, फोटोथेरेपी के पर्पज से, तो वो नेचुरल फोटोथेरेपी आपको जो सन के जरिए से मिल रहा है तो उससे ठीक हो जाएगा वो। तो डॉक्टर की सलाह से कि अगर वो बहुत क्रिटिकल नहीं है तो उसको घर में रख करके आप ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा उसमें। तो बच्चों के लिए भी इलाज है? बिल्कुल बिल्कुल। फिर प्रेग्नेंट लेडीज़ पे जैसे मैं बात कर रहा था, प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी होता है, जैसे मैंने बताया 3 कंडीशन
तो 3 कंडीशन में 2 कंडीशन होने के प्रेग्नेंट लेडीज़ में खास चांसेस है। एक तो हेपेटिक चांसेस है, मतलब जो है कि उसकी जो है माने हेपेटाइटिस बी या सी इस तरह की कंडीशन जो हेपेटाइटिस हो रही है उसकी वजह से हो सकता है, या दूसरा पोस्ट हेपेटिक कॉज हो सकता है जैसे कि स्टोन बना हो। और जब भी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि जो आपका यूट्रस का साइज़ बढ़ता रहता है और बेबी का साइज़ जैसे जैसे बढ़ेगा वो, और जब यूट्रस का साइज़ बढ़ते बढ़ते जब ऊपर जो है अम्बलाइकल रीजन से जिसको नाभ बोलते हैं उससे ऊपर की तरफ, नाभि से ऊपर जैसी तरफ जैसे आपका जो यूट्रस का साइज़ बढ़ता चला जाएगा तो प्रेशर की वजह से जो अगर स्टोन पहले से हो या नहीं भी हो तो ब्लॉक कर सकता है जो आपका बाइल डक्ट है उसको, प्रेशर की वजह से। ठीक है, और प्रेशर की वजह से स्टोन है अगर वो ब्लॉक कर गया तो क्या होगा, आपका जो बाइल सिक्रेशन लीवर से होकर के कॉमन बाइल डक्ट से आंत में आ रही थी वो आंत में नहीं आएगी, और वो जमा होने की वजह से पोस्ट हेपेटिक कंडीशन वाली जो जॉन्डिस होती है वो डेवलप होगी। और फिर जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है डिलीवरी के बाद में वो नॉर्मल हो जाएगा। तो उसमें फिर ध्यान रखना पड़ेगा, फिर बच्चे में फिर वो जो हो सकता है कि ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा सीरम बिलिरुबिन बढ़ता है तो इवन की जो है इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है। तो उसमें खास ख्याल रखना होगा उसमें मदर और बेबी का कि जो है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो डॉक्टर के सलाह में जैसे होते हैं वो बोलते हैं। कभी कभी इस कंडीशन में हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहा है तो फिर माँ को बचाने के लिए ऑपरेशन करते हुए उनको रिमूव करना पड़ेगा, और जैसा डॉक्टर कंडीशन में उस टाइम में जैसा सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन ले सकते हैं। अब लोग ज़्यादा कंफ्यूज इसमें होते हैं, एनीमिया एक हो गया और एक हो गया पीलिया, दोनों के जो सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इसमें आप क्या सलाह देंगे, इसमें अंतर कैसे किया जा सकता है? क्योंकि शरीर में जो ऊपर से सिम्टम्स दिखता है दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ है, तो लोगों को अंतर करना है और अपने आप को समझना है कि मुझे पीलिया है, तो कैसे अंतर कर सकते हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि किसी को पीलिया जैसे मैंने बताया प्री हेपेटिक कॉजेज है तो उसमें एनीमिया भी हो सकता है और साथ में जॉन्डिस भी हो सकती है, दोनों हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सिकिल सेल एनीमिया में ज़्यादा ब्लड सेल डैमेज हो रहे हैं तो ब्लड की कमी होगी, प्लस जब ज़्यादा ब्लड सेल डैमेज हो रहे हैं तो सीरम बिलिरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड से ही बनता है सीरम बिलिरुबिन। जो बाइल जो पीलिया दिख रहा है वो ब्लड टूट करके ही बन रहा है वो, तो जब उसका ब्लड सेल ज़्यादा टूट रहे हैं तो बिलिरुबिन भी बढ़ेगा तो पीलिया भी उसको रहेगा। एक चीज़ तो ये, जैसे थैलेसीमिया में भी हो सकता है, ठीक है, या सिकिल सेल में हो सकता है। दूसरी चीज़ है कि अगर मान लीजिए उसको ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, फिर दूसरा हेपेटाइटिस ए है, बी है, या इन कारणों से होगा और उसको एनीमिया है तो दोनों रिप्रेजेंट कर सकता है इससे। दूसरी चीज़ ये भी है कि दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक चीज़ तो पीलापन जो होगा आपका दूसरे कारण, जैसे एक मलेरिया है, मलेरिया भी आपको जॉन्डिस रिप्रेजेंट कर सकता है। मलेरिया बीमार के जो है फीवर में किसी को, क्योंकि उसमें भी ब्लड सेल हमारे डैमेज होते हैं, वो प्री हेपेटिक कॉज में आएगा वो। लेकिन उसमें भी ब्लड की कमी भी होगी उसमें भी, क्योंकि ब्लड के सेल्स टूट रहे हैं उसमें, तो हीमोग्लोबिन लेवल भी उसमें डाउन होगा। और अगर किसी को नॉर्मल पीलिया है तो उसमें येलोइश कलर तो दिखेगा ही, प्लस लीवर के सिम्टम उसके लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, फीवर हो सकता है, पेट में जो है आपका हेपेटिक रीजन में पेन हो सकता है, जो है राइट साइड सब जो हेपेटिक रीजन है एब्डोमेन में 9 रीजन हो बोलते हैं उसमें, तो उस एरिया में पेन हो सकता है उसको। लेकिन एनीमिया में ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, सिंपल एनीमिया हो सकता है ब्लड के खान पानी की कमी से हो रहा है, तो उसमें येलोइश कलर नहीं होगा, पेल बोलते हैं हम लोग, पेल मतलब फीकापन आप बोल सकते हैं। मतलब हम लोगों को तो एक ऑब्जर्वेशन होता है, देखने के बाद समझ में आता है कि इसको पीलिया है और इसको खून की कमी है, मतलब देख करके ही बहुत से लोगों को, मतलब आप बहुत से लोगों को लगेगा इसका कलर बहुत फेयर लग रहा है, लेकिन एक्चुअली फेयर कलर नहीं है, वो खून की कमी से उसका स्किन का कलर जो है वो फीकापन है, डल हो गया है जो, तो वो लग रहा है कि उसको जो है या तो पीलिया हो गया है, तो पीलिया एक्चुअली नहीं, वो डल। तो उसमें फिर हम लोग इसमें जैसे पीलिया में हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्लिनिकल तो देखने में भी समझ में आया था हम लोग को, डेली का एक प्रोफेशन है। दूसरा है कि इसमें हम स्क्लेरा को देखते हैं येलोइश हो रहा है कि नहीं, अगर येलो हो रहा है तो पीलिया है। लेकिन इसमें जो कंजक्टाइवा जैसे आँख का जो नीचे का पोर्शन है, जैसे ये बोलूँगा मैं, अगर इसको नीचे करके ये नीचे का दोनों आँख का नीचे करके देखते हैं तो इसमें रेडनेस हम लोग देख करके, अगर रेडनेस है यानी कि खून की कमी नहीं है, अगर वो बिल्कुल फीकापन है मतलब रेडनेस नहीं नज़र आ रही है तो वो ब्लड की कमी है, वो रिप्रेजेंट करता है। जुबान को भी देखते हैं हम लोग टंग निकलवा करके, तो उसमें हाथ को देखते हैं, कंपेयर करते हैं उसमें, हाथ से भी जैसे अगर ब्लड की कमी है तो अपने हाथ से हम, अगर हम नॉर्मल हमारा हीमोग्लोबिन है तो जैसे साथ में सामने दोनों हाथ को रख करके वो कंपेयर करते हैं, तो उसमें भी आइडिया मतलब हम लोगों को ऐसे हो जाएगा। आम पब्लिक भी इसको देख के कर सकते हैं। हम लोग जैसे बहुत से पेशेंट को भी बताते हैं इस तरीके से, हाथ से नोज रखिए, आप देखिए रिप्रेजेंट करके कि हाँ देखें तो नॉर्मल आपका हाथ में कैसे अंतर करते हैं, अंतर मतलब रेडनेस आपके, जैसे मेरे हाथ में ऐसे रेडनेस नजर आ रही है, दूसरे का जैसे रेडनेस नहीं होगा, उसका बिल्कुल जैसे फीकापन, जैसे मैं टाइट करके इसे दिखा रहा हूँ तो ये फीकापन जैसे लग रहा है, तो इस टाइप में थोड़ा सा जिसका जो है खून की कमी रहेगी तो वो नजर आएगा, वो बिल्कुल फीकापन, डलनेस जो बोलते हैं वो।
ठीक है। मेडिसिन की अगर बात करें तो आप तो घरेलू तौर से बहुत सारे, लीवर असल में क्या है, अगर हेपेटाइटिस बी, सी या इस तरह का वायरल इन्फेक्शन नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग अगर वायरल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले मैंने कहा कि वैक्सीनेट ज़रूर कराइए। हेपेटाइटिस बी का भी अब वैक्सीन लगता है बच्चों को, हेपेटाइटिस ए का भी लगता है, वो सब वैक्सीन बच्चों को लगवाइए। तो उससे यानी कि वो मतलब आप पहले बीमारी से बच सकते हैं इन्फेक्शन में, क्योंकि हेपेटाइटिस बी है, मैंने बताया, बहुत खतरनाक है, वो लीवर कैंसर का रीज़न हो सकता है अगर आप उसको नहीं ध्यान देंगे। और हेल्थ वर्कर को तो ज़रूर लगवाना चाहिए, या जो भी इस तरीके से जो ब्लड के कांटेक्ट में। और जो लोग नशा के आदी हैं वो लोग तो जो है कॉमन निडिल ना यूज़ करें, जो नशे के लिए वो करते हैं वो, तो उससे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक को है तो सबको पूरी सोसाइटी में फैला देगा। हेपेटाइटिस सी भी ऐसा हो सकता है, उससे भी कैंसर होने के चांसेस है, और होने के बाद में 10 साल 20 साल में कैंसर हो करके उसके डेथ होने के चांसेस हैं। मतलब बहुत ज़्यादा मैं ड्यूरेशन बता रहा हूँ, इतना तक वो अपने आप को पूरी मतलब तरीके से मेडिसिन, ग्रसित हो ही जाते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल होता है वो, मैक्सिमम लोगों को अफेक्ट करता है लीवर, और फिर डेथ हो जाती है। मैंने बहुत पेशेंट देखा है हेपेटाइटिस बी और सी के, धीरे धीरे वो 10 साल 5 साल से थे और फिर लीवर जो है उनका सिरोसिस लीवर हुआ, लीवर कैंसर हो गया, धीरे धीरे डेथ हो गई। वैसे इलाज और मेडिकेशंस तो है, हाँ बिल्कुल उपलब्ध इलाज। है। अच्छा, सबसे पहले वही इलाज पे मैं बात इलाज से पहले ये जी, एक जी। बार ज़रा सा जानना जी, जी। चाहेंगे कि इलाज से पहले लोग टेस्ट वगैरह अगर करवाना चाहें, जो अनुभवी लोग हैं वो शरीर के अंग से अलग अलग चीज़ें, जैसे आपने बताया अभी, जी, जी। हाथ से, आँख से, रंग से पता कर सकते हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि उन्हें एनीमिया या फिर हेपेटाइटिस से वो ग्रसित हैं। लेकिन अगर जिसे नहीं पता है, जानकारी नहीं है और कुछ टेस्ट करवाना चाहते हैं, तो वो टेस्ट में कौन सा टेस्ट करवाएं, और इसके बाद मेडिकेशंस में क्या उपलब्ध है, कितना समय लगता है, किस तरीके से मेडिकेशंस घातक बीमारी को भी क्योर कर सकता है, पीलिया को हटा सबसे देखिए सकता है। जांच जो भी इन्वेस्टिगेशन उसके लिए कराते हैं, तो कॉमन तो अब जब भी कोई भी डॉक्टर जो है के पास जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो देख करके इसको क्या हो सकता है तो उसमें हिसाब से करा सकते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले तो लीवर फंक्शन टेस्ट एक होता है, लेफ्टी बोलते हैं जी, उसको, लीवर जी। फंक्शन टेस्ट कराते हैं। उस लीवर फंक्शन टेस्ट में लीवर का जितना जो है वो लीवर रिप्रेजेंट करता है, उसमें सीरम बिलिरुबिन वगैरह है, डायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन है या कंजुगेटेड जो है सीरम बिलिरुबिन, वो चीज़ें मैं उतना आम पब्लिक उसको समझेगी भी नहीं कि मैं उसको बताऊं कंजुगेटेड अनकंजुगेटेड होता है। तो उसे हम लोग फिर आइडिया करते हैं कि इसको लीवर के डिजीज से हो रहा है या पोस्ट हेपेटिक रीजन से हो रहा है। तो फिर अल्ट्रासाउंड भी अगर लगता है पोस्ट हेपेटिक तो अल्ट्रासाउंड भी हम लोग करा सकते हैं उसका, जो है लीवर का और जो है बाइल या कॉमन बाइल डक्ट का, तो इस चीज़ें करा सकते हैं। और फिर जो है अगर डाउट होता है कि नहीं प्री हेपेटिक अगर कॉज है उसको, तो फिर हम लोग उसको ब्लड का इन्वेस्टिगेशन, सिकलिंग टेस्ट होता है, तो उसको सिकल सेल वगैरह को या थैलेसीमिया का टेस्ट है वो करा करके फिर हम उसको जो भी चीज़ें हैं उस सिचुएशन के हिसाब से कर सकते हैं, लक्षण के अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब लक्षण नहीं, लक्षण तो उसका वही है कि ये एक्चुअली जो जॉन्डिस है वो लक्षण नहीं है, सिम्टम है, वो साइन है, सॉरी सिम्टम वो होता है जो कि खुद पेशेंट बताता है। साइन है कि जो हमारे पास आया तो हमने उसको देखा, तो हमने उसको अंदाजा करके वो उस चीज़ को। अब लोग को राहत होगी जानकर के इलाज है, लेकिन क्या इलाज है ये बताएंगे? इलाज तो के लिए जैसे कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो घर में आप बहुत चीज़ें हैं, एक मको एक प्लांट होता है जी। मतलब यहाँ झारखंड में अपने आसपास में भी बहुत सारे, मैं बहुत से लोगों को बताता भी हूँ, उसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम नाइग्राम। तो उसको यूज़ करते हैं, वो लीवर के लिए बहुत अच्छा है। उसमें छोटे छोटे जो है बैंगन की तरह फ्रूट्स भी लगते हैं, उसको ऐसे भी खाते हैं, मुझे बहुत पसंद भी है, मैं अपने घर के पास भी मेरे मतलब उगता है वो, तो उसको खिलाते हैं। लीवर जो है वैसे भी अगर किसी को नई भी प्रॉब्लम है तो वो खा सकते हैं, उससे लीवर में मतलब आपका फंक्शन जो उसका मेटाबॉलिज्म और अच्छा होगा, भूख वगैरह भी अच्छी लगेगी, डाइजेशन प्रॉपर रहेगा। जब हेपेटाइटिस होती है तो हम लोग उसको देते हैं। इसके अलावा एक कासनी प्लांट आता है उसको यूज़ करते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉमन इधर तो नहीं है, उसका साइंटिफिक नेम है चिकोरिया मिंटाइबस, तो उसको भी यूज़ कराते हैं मतलब लीवर के लिए, मतलब सिंगल ड्रग की बात कर रहा हूँ मैं, जो आपके आस पड़ोस में आप इसको यूज़ करा सकते हैं। कंपाउंड फॉर्मुलेशन में बहुत सारे मेडिसिन है जो है आपका जो है हमारे यहाँ, जैसे हब्बे कबीद नौशादरी है, जो है माजुन दबी दुलवर्द है, और ये आम पब्लिक जो है उसको मतलब डॉक्टर के सलाह से ही उसको यूज़ कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से हम लोग देते हैं। शरबत दीनार है। अच्छा, एक चीज़ है कि जब भी किसी को लीवर की प्रॉब्लम होती है तो उसको कॉन्स्टिपेशन भी होता है जी। तो कॉन्स्टिपेशन होता है तो फाइबरस फ्रूट भी, और मैंने एक बात कही थी अभी कि लीवर ऑटो करेक्टिव ऑर्गन है, हेपेटाइटिस ए अगर होता है तो ये मेडिसिन देते हैं, साथ में उसको ऐसा फूड बोलते हैं जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, लीवर के ऊपर लोड ना पड़े, ज़्यादा उसके अंदर फूड के अंदर कार्ब्स ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इस तरह की चीज़ें, या ग्लूकोज ज़्यादा हो, लीवर को सिर्फ डायरेक्ट एनर्जी पूरे बॉडी को मिले, लीवर को ज़्यादा मेटाबॉलिज्म नहीं करना पड़े, लीवर रेस्ट कंडीशन में रहेगा तो अपने आप को धीरे धीरे ठीक कर लेगा।
ये जो है अगर तो इसमें कहीं लिवर डिटॉक्सिफिकेशन जुड़ा है क्या, जिसमें लिवर को भी आराम दिया जाता है? पानी के माध्यम से पानी पीकर, पानी में खीरा डालकर डिटॉक्सिफाई किया जाता है। पानी में क्या कीड़ा डाल नहीं, खीरा डाल के कुकुम्बर का इस्तेमाल करते हैं। और नहीं, कुकुम्बर ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कुकुम्बर पानी में डाल कर नहीं, पानी देखिए, पानी ज़्यादा पीना इसलिए भी है जी। कि ज़्यादा जल्दी आपका यूरिन पास आउट होगा, तो यूरिन के जरिए बहुत सारा जो आपका जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है, येलोइश कलर जो निकल रहा है जी। आपका यूरिन के थ्रू, तो वो सीरम बिलिरुबिन का आपको बॉडी में कम करेगा। तो पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हम लोग बोलते हैं। इवन कभी कभी जो हॉस्पिटलाइज अगर होते हैं पेशेंट, तो उनको फिर सलाइन भी करके फिर, ताकि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो सीरम बिलिरुबिन का लेवल घटे वो। ठीक है। मतलब दूसरी पानी, चीज़, हाँ, पानी कंजप्शन, जैसे खीरा आपने बोला है, तो मैंने अभी एक चीज़ कही थी कि फाइबरस फ्रूट या फाइबरस फूड खाने के लिए बोलते हैं। जी। तो जिसमें खीरा भी आपका फाइबर जी। जो है, फाइबर रिच फूड जो है, तो वो क्या करेगा, आपका इंटेस्टाइन से बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन फूड को नहीं होने देगा, जो कि लीवर के ऊपर बर्डन पड़े, लीवर को रेस्ट मिलेगा उससे। तो उस तरीके से खीरा या कोई भी सलाद, सिर्फ खीरा नहीं, सलाद, सारे सलाद का कंजप्शन करवाएंगे पेशेंट से कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज़ करें। और कार्ब्स का यूज़ करें, जैसे ग्लूकोज के लिए बोलते हैं, या जूसेस का यूज़ करें। जूस में क्या है, नेचुरली ग्लूकोज ज़्यादा एनर्जी आपको लीवर में इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, और बॉडी को जो है आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, उससे लीवर को रेस्ट हो जाएगा। उसमें लीवर को बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म फंक्शन नहीं करना पड़ेगा, तो लीवर अपने आप को रेस्ट पोजीशन में ठीक कर लेता है वो। मेडिकेशन फिर जैसे हमने बताया, जैसे कि आपको हबे कबीर शादरी है, माजुंद बिदलवर है, शरबत दिनार है, या फिर जैसे मको कासनी, आर के मुरक्कब, ये सारी चीज़ें, आर के मको, आर के कासनी, ये सब कंपाउंड फॉर्मुलेशन है, इनको यूज़ कराते हैं हम लोग डेली जो पेशेंट इस तरीके से आते हैं। और इसमें क्योर रेट बहुत अच्छा है। हेपेटाइटिस बी और सी में भी क्या होता है, वो खतरनाक ज़रूर है हेपेटाइटिस बी है, तो लेकिन हम इसको यूज़ कराने से उसका वायरस डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, मतलब बीमारी उसके ब्लड से ख़त्म नहीं होगी, लेकिन उसके साइन सिम्टम क्लियर हो जाएंगे, तो उसका जो है, उसकी लाइफ जो है, हेल्दी लाइफ थोड़ा सा और प्रोलॉन्ग हो जाएगा उससे। पेशेंट्स आपके पास काफ़ी आ रहे होंगे। एक छोटा सा ये भी जाने, जन्म करने वाले बच्चे जो जन्म होते हैं, नवजात बच्चे, उनमें तो आ ही रहा है पीलिया, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्ग जो है वो कौन से आपके पास आ रहे हैं? क्या अभी बहुत तेज़ी से फैलाव दिख रहा है, या इसका रोकथाम के लिए कुछ ना कुछ हो रहा है, लोगों में जागरूकता दिखाई दे रहा है? गवर्नमेंट की तरफ से देखिए, अभी तो हेपेटाइटिस बी और सी का मुहिम चला करके चेक किया जा रहा है। लोगों को पकड़, मतलब जो है कहीं कहीं पर जो है ऐसे कैंप लगा करके रोड में जितने भी आने जाने वाले लोग हैं, रोड ट्रांसपोर्ट जो रिमोट एरिया में गवर्नमेंट जो है उसको करवा रही है कि सबका हेपेटाइटिस बी और सी चेक करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा घातक ज़्यादा है, तो उस पर ज़्यादा फोकस भी है। और जो है कॉमन जो है बहुत सारा, एक चीज़ और है, जैसे मैंने बताया कि जो है ड्रग्स यूज़ करते हैं उनको भी हो रहा है। दूसरा है पैथोलॉजी लैब से बहुत सारे, अगर जो मिस हैंडलिंग की वजह से भी हेपेटाइटिस बी और सी के, चूँकि ब्लड के ज़रिए से वो फैल रहा है, ब्लड के कॉन्टैक्ट से, या ब्लड के जो है वो एक दूसरे में वो, तो क्या होता है कि जो वायरस होता है हेपेटाइटिस बी का, उसका जो है आपका ह्यूमन बॉडी से बाहर में भी उसका जो है लाइफ जो है थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है, 3-4 घंटे तक वो सर्वाइव करता है बॉडी से बाहर रहते हुए भी। तो क्या होगा कि अगर मैंने कोई पैथोलॉजी लैब का पर्सन है जो किसी एक का ब्लड लिया सैंपल, उसको हेपेटाइटिस बी का वायरस अफेक्टेड था, फिर अगले को भी लिया और उसने भी ब्लड अगर किसी वजह से उसके कॉन्टैक्ट में चला गया उसके ब्लड से, तो फिर उसको होगा, तो पैथोलॉजी लैब से भी होने का खतरा है, अगर प्रॉपर हैंडलिंग नहीं हो रही है वहाँ पर, तो ये भी ध्यान रखना है। तो आपने जाना कि किस तरीके से पीलिया का इलाज भी है, जागरूकता भी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वाकई में ये गंभीर बीमारी है। उम्मीद है सारी जानकारियां लोगों के लिए लाभदायक होगा। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वास्थ्य चर्चा के अगले कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दूरदर्शन झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जोहार। जोहार।